बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे डेटाबेसेस के ऊपर कि डेटाबेसेस क्या हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, और देन हम लोग मूव करेंगे मोंगोडीबी के ऊपर। और एक चीज़ मैं स्टार्ट में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा अगर आपने इससे पहले कभी मोंगो डीबी के ऊपर काम नहीं किया तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी एडवांस लेवल चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ए टू जी में आप बताऊंगा कि मोंगो डीबी के ऊपर किस तरह से जो है वो वर्किंग होती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप की डेटाबेसेस होती है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की डेटाबेसेस होती हैं। एक हमारे पास जो है वो सीक्वल डेटाबेसेस होती है और सेकंड हमारे पास जो है वो नो सीक्वल डेटाबेसेस होती हैं। अब सीक्वल डेटाबेसेस क्या होती हैं? सीक्वल या एसक्यूएल डेटाबेसेस भी इनको बोलते हैं। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी वो डेटाबेसेस जिसके अंदर हम लोग क्यूरी के थ्रू जो है वो कोई भी डाटा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर हम देख लें या डॉट नेट की बात करते हैं तो उसके साथ माई एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस अटैच होती है। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होती हैं इनको हम लोग रिलेशनल डेटाबेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, सीक्वल डेटाबेसेस कह लें या रिलेशनल डेटाबेसेस कह लें। ठीक है, और सीक्वल डेटाबेसेस में जो डाटा होता है वो टेबल फॉर्म में जो है वो सेव हो रहा होता है। ठीक है, यानी टेबल में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं और उसमें क्या होता है, डेटाबेसेस डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। और जो है अगर हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसको स्केलेबल करना चाह रहे हैं, यानी कि अब डाटा हमारे पास ज़्यादा है और जो हमारी डेटाबेस है वो उस डाटा को सेव करने के लिए कम पड़ रही है, तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, अपनी डेटाबेस को स्केल अप करना पड़ेगा, यानी उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो सीक्वल डेटाबेसेस होती हैं वो वर्टिकली क्या होती हैं, स्केलेबल होती हैं, यानी वर्टिकली हम उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब वर्टिकली कैसे, लाइक उसमें डाटा ही टेबल फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो टेबल में जब हम उसमें डाटा और एंटर करेंगे तो टेबल की हाइट इंक्रीज होगी, यानी लेंथ इंक्रीज होगी, ना के विड्थ उसकी इंक्रीज होगी। तो ये वर्टिकली उसकी जो स्केलेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ये सीक्वल डेटाबेसेस की बात हम कर रहे हैं। अब हम कुछ कॉमन सीक्वल डेटाबेसेस का जिक्र भी कर लेते हैं जो कि मोस्टली हम लोग सुनते हैं, कभी यूज़ किए या नहीं की डजेंट मैटर, लेकिन हम लोगों ने उनका नाम सुना, लाइक माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है और भी बहुत सारी हैं इसकी टाइप से। लेकिन ये तीन जो मैंने अभी जिनके नेम लिए हैं ये काफ़ी फेमस है और नॉर्मली हम लोग इनके नेम जो है वो कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों क्या है, सीक्वल डेटाबेसेस है। अब हम नो सीक्वल डेटाबेसेस की बात कर लें, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीक्वल डेटाबेसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और नो सीक्वल डेटाबेसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो दोनों की अपनी जगहों पे दोनों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। डिपेंड करता है कि हमें जो है वो हमारे बजट क्या है। ठीक है, और उसके साथ डिपेंड करता है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इट डजेंट मीन कि नो एसक्यूएल डेटाबेस ज़्यादा बेटर है, इट डजेंट मीन कि माई एसक्यूएल डेटाबेस बहुत ज़्यादा बेटर है। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं माई सीक्वल डेटाबेसेस को, और कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं नो सीक्वल डेटाबेसेस को। तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट या रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट जो है वो ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के बेनिफिट हैं और दोनों ही मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है और दोनों ही जो है वो बेटर है तकरीबन हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं नो सीक्वल डेटाबेसेस को। नो सीक्वल डेटाबेसेस मीन नो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक हो गया, ये सबसे पहला कंपैरिजन आ गया। और इसका मतलब ये होता है नो सीक्वल यानी नॉट ओनली एसक्यूएल। ठीक हो गया, इसकी जो फुल फॉर्म है। तो नो सीक्वल डेटाबेसेस को हम बेसिकली नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस भी कहते हैं, और इसके साथ हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस भी कहते हैं। सीक्वल डेटाबेस को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहते थे, जबकि नो सीक्वल डेटाबेसेस को हम लोग नो रिलेशनल डेटाबेसेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी कहते हैं। ठीक हो गया, नो सीक्वल डेटाबेसेस जो है वो उसके अंदर जो डाटा होता है
वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में होता है, ट्री की फॉर्म में होता है, ग्राफ की फॉर्म में होता है, जबकि हमने बात की थी कि एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा होता है वो टेबल फॉर्म में होता है। ठीक हो क्या? अब नो सिक्वल डेटाबेसेस में जो हम अगर उसको स्केलेबिलिटी उसकी इंक्रीज करें, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करें, तो वो कैसे होगी? हॉरिजेंटली होगी, ना कि वर्टिकली होगी। ये कंपैरिजन भी साथ साथ मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है। और नो सिक्वल डेटाबेसेस की अगर हम बात करते हैं, तो नो सिक्वल डेटाबेसेस में सबसे पहले हमारे पास जो सबसे फेमस है मोंगो डीबी है, इसके अलावा मेमकैशेड है, रेडिस है, ठीक है, कैसेंड्रा है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी डेवलपमेंट के साथ अटैच हो गई है, क्योंकि ये अब ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी हमारे पास दो तरह की डेटाबेसेस एग्जिस्ट करती हैं। एक माई एसक्यूएल डेटाबेसेस यानी सीक्वल डेटाबेसेस, आप सिंपल कह लें, यानी रिलेशनल डेटाबेसेस, और एक हमारे पास नो सीक्वल या नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं। लाइक मैं सीक्वल डेटाबेस की बात करूंगा तो उसके अंदर भी माई एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस है, उसकी अपनी डेटाबेस है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर लाइक AWS की अपनी डेटाबेस है, गूगल क्लाउड है तो उसकी अपनी डेटाबेस है। तो हर कंपनी की अपनी भी डेटाबेसेस मौजूद है, जो कि या तो वो सीक्वल डेटाबेस के ऊपर लाई कर रही होती है या फिर नो सीक्वल डेटाबेसेस के ऊपर लाई कर रही होती है। और अब सीक्वल से हटके अगर हम नो सीक्वल की बात करते हैं तो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास DynamoDB भी यूज होती है, जो कि MongoDB की तरह ही उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग है, ठीक है। तो डेवलपमेंट फेज में दोनों ही जो है वो आप कह लें पैरेलल फेज पे चल रही हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि मोंगो डीबी बेसिकली क्या है, ठीक है। तो मैं इसकी लंबी चौड़ी तो आपको क्या कहते हैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लास्ट में पढ़ें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं और उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। और इस सेशन के बाद अगर आप उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो आप मज़ीद बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो मैं हल्का हल्का साथ साथ आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यानी उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊंगा, और उसको फिर हम लोग प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और देखिएगा कितना ईजी है डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये ईजी, बहुत ईजी होने वाला है हमारे लिए। तो व्हाट इज MongoDB? MongoDB इज अ सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम, ठीक है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप इसको विंडोज़ के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है, लाइक लिनक्स है, ठीक है, यूबंटू है, या फिर आपके पास मैकबुक है, तो उसके ऊपर भी जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफाइड एज अ NoSQL डेटाबेस प्रोग्राम, MongoDB यूज जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, यानी इसके अंदर जो फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है, वो जेसन फॉर्मेट यूज होता है। जावास्क्रिप्ट और ऑब्जेक्ट नोटेशन बेसिकली इसको फुल फॉर्म है, ठीक है। MongoDB इज डेवलप्ड बाय MongoDB Inc. एंड लाइसेंस अंडर द सर्वर साइड पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। मजीद इसके डॉक्यूमेंट हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसको करना क्या है, किस तरह से हम लोगों ने आप इसको लेके चलना है। तो हम लोग इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लगता है कि इसकी डेफिनेशन मैं आपको पता है कि ये क्या है। MongoDB सिंपल जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ये NoSQL डेटाबेसेस है, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो ट्री फॉर्म में, या आप कह रहे ग्राफ फॉर्म में, या डॉक्यूमेंट फॉर्म में सेव होता है। ये तीन चार चीजें पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई ये वर्डिंग याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग आगे हैं MongoDB की ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट के ऊपर। हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले दो चीज़ें, आप या तो इसको ऑनलाइन यूज़ कर लें या फिर आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि डाउनलोड करके इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अब मैंने भी काफ़ी टाइम बाद खोली है, तो मैं देख लूँ कि यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स में होगा, लास्ट में प्रोडक्ट्स में हम लोग जाते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने जो बेसिकली इसका प्रोडक्ट सर्वर हम लोगों ने बेसिकली इसका ये इंटरप्राइज सर्वर, ठीक है, या कम्युनिटी सर्वर, सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, मैं डाउनलोड करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, mongodb.com पे जाना है, ठीक है। और वहाँ पे
ऊपर टैब में, जैसे मैंने भी प्रोडक्ट में गया हूँ, तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें कम्युनिटी सर्वर अवेलेबल है। हो सकता है जो मैंने जो है वो किया होगा वो मेरे पास थोड़ा सा पुराना इसका वर्जन हो, लेकिन आपके पास इसका लेटेस्ट वर्जन होगा, लेकिन डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आप काम करेंगे, दोनों की फंक्शनैलिटी वर्किंग सेम होगी। आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। पहले आपने ये देख लेना है कि आपके पास विंडो है, आपके पास लिनक्स है, आपके पास यूबंटू है, मैक ओएस है, डेबियन है, ठीक है। ये डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए जो है वो अवेलेबल है। तो विंडो है तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ओके, तो डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने क्या करना है, अब इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इंस्टॉल किस तरह से करना है, सिंपल, मैंने तो इंस्टॉल कर लिया। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, जिस तरह के नॉर्मल सर्वर को हम सॉरी सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल करते हैं, सेम एज इट इज़ इस इन प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, और इसको आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट जो काम करना है, आप लोगों ने सिंपल अपने सिस्टम की सी ड्राइव में जाना है, ठीक है। और सी ड्राइव के अंदर जाके आप लोगों ने एक डाटा के नाम से फोल्डर बना लेना। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा से ये सारे स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करूंगा, ठीक है। ठीक है, डाटा के फोल्डर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक डीबी के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, जिसके अंदर हमारी सारी वर्किंग हुई है। देख सकते हैं आप, सी सारी वर्किंग है। ये दोनों फोल्डर एम्प्टी होंगे, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर खुद ब खुद ही, जैसे जैसे हम जो है वो कमांड्स और जैसे जैसे मोंगोडीबी के ऊपर काम करेंगे, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही जनरेट होती जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये सारे स्टेप्स आप लोगों के साथ दोबारा से फॉलो करता हूँ। तो मैं भी क्या करता हूँ, सिंपल सी ड्राइव में आऊँगा। सी ड्राइव में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फोल्डर को जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया फोल्डर, ठीक है। ओके, ये कमांड्स में इनको, ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल डिलीट कर देता हूँ। ये फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैं भी आप लोगों के साथ साथ ये परफॉर्म करता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर डाटा के नाम से फोल्डर बनाना है, और उसके बाद एक और फोल्डर क्रिएट करना है डाटा के फोल्डर के अंदर, और उसका नाम लिखना है डीबी, और इसको एम्प्टी जो है वो छोड़ देना है, जस्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं करना हम लोगों ने। अब सिंपल दो फोल्डर क्रिएट किए हैं। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने वापस आना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है, ठीक है। प्रोग्राम फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगी, मोंगो डीबी इंस्टॉल मिलेगी। वो तब आपको मिलेगी ये फोल्डर, जब अगर आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा। तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं प्रोग्राम फाइल में जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे मोंगो डीबी का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे इसके अंदर एक और फोल्डर मिल गया, सर्वर। ये जब मोंगो डीबी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ना, ठीक है, कम्युनिटी सर्वर, तो ये फोल्डर खुद ब खुद ही आपको मिल जाएगा आपकी सी ड्राइव के अंदर। तो इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर मेरे पास क्या है, 4.4 का फोल्डर है, ये ऑलरेडी बने हुए, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक होगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, बिन का फोल्डर आ गया, ठीक है। और बिन के फोल्डर के अंदर आ गई, बेसिकली मैंने ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर कुछ वर्किंग की भी है, लेकिन डजेंट मैटर, मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्ट से ही करवाऊंगा, और आपके साथ 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 परफॉर्म भी करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, बिन के फोल्डर में अब हम लोगों ने क्या करना है, कमांड रन करनी है, ठीक है। तो सिंपल, मैंने तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गिट बैश यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं गिट बैश पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे इस करंट डायरेक्टरी में जो है वो ओपन करके देगा कि इस वक्त आप इस फोल्डर में मौजूद है, और जो भी कमांड रन करनी है आप इस पर रन कर सकते हैं, ठीक है। आप गिट बैश यूज़ कर लें, आप सी एम डी यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू का, या आप विंडो का पावर शेल, विंडो 10 का पावर शेल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप देखें तो मुझे कंप्लीट पाथ बता रहा है कि इस वक्त मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। इसके अलावा सिंपल, मोस्ट लोग CMD को प्रेफर करते हैं, तो सिंपल आपने इस फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइप करना है CMD, ठीक है। तो CMD भी सेम उसी फोल्डर में ओपन हो गया। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मोंगोडी, अगर आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, ये हम लोगों ने क्या करना है, जब ये कमांड रन करेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने सर्वर को जो है वो स्टार्ट करना है। अगर सर्वर को स्टार्ट नहीं करेंगे, तो बाकी हम वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने सारी जो वर्किंग है वो मोंगोडीबी के सर्वर के ऊपर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कमांड का रन करी, मोंगो
डी, मोंगो डी, और इसमें स्पेस नहीं आप लोगों ने यूज करनी, और एंटर हिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि ये मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अब मैं इस CMD को क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि क्लोज इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा सर्वर स्टार्ट ही रहे, उसको स्टॉप नहीं मैं करना चाह रहा, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अब हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है कि एक और कमांड रन करनी है सेम फोल्डर में, ठीक है। इस पर मैं अगेन क्लिक करूंगा, मैं लिखूंगा CMD, एंटर हिट करूंगा, और यहाँ पे मैं MongoDB का वर्जन चेक करूंगा, ठीक है। आपके पास हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन आ रहा हो, मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मैंने पहले का इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आपने बाद में किया है तो हो सकता है आपके पास लेटेस्ट हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शनैलिटी और उसकी वर्किंग सेम होगी। तो वर्जन किस तरह से चेक करेंगे, आपने क्या करना है, मोंगो हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, और एंटर हिट करना है। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि जो मेरे पास वर्जन है वो 4.4 है, विंडोज़ के लिए है, और ये उसकी लाइक जिस 32 बिट 64 बिट, ये वो चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास माइट भी डिफरेंट वर्जन आ रहा हो, जैसे अभी मैंने देखा 5.02 समथिंग था, ठीक है, लेकिन उससे कोई जो है वो परेशानी नहीं है। और यहाँ पे मोंगो DB शेल वर्जन भी वो मुझे बता रहा है 4.4, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इस CMD को क्लोज नहीं करना। एक CMD में हमारा सर्वर चल रहा है, ये फर्स्ट CMD है, इसमें हमारा सर्वर चल रहा है, और इस CMD के अंदर अब हम लोगों ने अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कमांड रन करेंगे मोंगो, एंटर करेंगे, और ये अब हम लोग मोंगो शेल के अंदर आ गए, ये आप देख रहे हैं कर्सर, अब हम कहाँ पे आएंगे, मोंगो शेल के अंदर आ गए। तो सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई डेटाबेस मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो कमांड रन करेंगे सिंपली, वो कमांड होगी शो डीबी, DBS सॉरी, ठीक है, शो DBS, एंटर हिट करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी पहले से क्रिएटेड डेटाबेसेस है, जिसमें से आपके पास अगर आप देखेंगे तो दो तीन डेटाबेस, एक लाइक एडमिन की डेटाबेस होगी, और कॉन्फ़िग की होगी, और लोकल डेटाबेसेस होगी, ठीक है। लेकिन ये जो अवैस और अवैस DB और ये जो एंड पे डेटाबेस आपको नजर आ रही है, ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई डेटाबेसेस है, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, आपके पास यहाँ पे 3 या 4 वो डिफॉल्ट जो डेटाबेसेस होंगी वो नजर आएंगी, लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी वर्किंग की हुई है, तो इसमें मेरी जो है वो डेटाबेसेस जो है वो शो हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन को क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, CLS की कमांड रन करूँगा। CLS की कमांड होती है क्लियर स्क्रीन की कमांड, तो उसने स्क्रीन के सारे क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास कर्सर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक इसको, इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, 28 कर देता हूँ मैं, ओके, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने डेटाबेसेस चेक कर लिया तो अगर हम अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये तो चले कह लें, फर्ज कर लें कि सिस्टम की क्रिएटेड डेटाबेस है, तो अगर हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज़ करना है, यूज़, और आगे डेटाबेस का नेम लिख देना, लाइक मैं लिख देता हूँ DB, ठीक हो गया, या मैं लिख देता हूँ सिंपल, क्या मैं नाम दूँ इसको, डेटाबेस को, चलो लेट्स सपोज ABC DB, ठीक हो गया, एंटर हिट करूंगा, ठीक है। अब उसने स्टेटमेंट क्या शो किया, स्विच टू DB, और उस DB का नाम क्या था, ABC। ये DB साथ लिखे या ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल ABC भी लिख सकते हैं, ये बस वैसे ही मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें, स्विच टू DB, यानी अब उसने पहले किसी और DB में था, लेकिन जैसे ये DB क्रिएट हुई है तो वो किस DB पे स्विच हो गया, इस DB के ऊपर जो है वो स्विच हो गया, ठीक हो गया अच्छा जी, अब अगर हम चेक करें कि डेटाबेस कितनी डेटाबेसेस हमारे पास, तो अगेन हम लोग कमांड रन करेंगे शो DBS, एंटर हिट करेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो अभी क्रिएट की हुई डेटाबेस शो नहीं हो रही है, जबकि ये क्रिएट हो चुकी है, ये देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। लेकिन मैंने दोबारा चेक किया है कि हमारे पास कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं, तो ये वाली डेटाबेस जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रही। जो डेटाबेस अभी हम लोगों ने क्रिएट की वो इसलिए शो नहीं हो रही कि वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, उस डाटा को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन,
ठीक है, ये याद रखना आपने, उस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। तो अगर हम इस डीबी के अंदर देखें तो ये डीबी एम्प्टी है, इसके अंदर कोई कलेक्शन है ही नहीं है, यानी कोई भी डाटा मौजूद है ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा क्रिएट करेंगे, उसको इसके अंदर सेव करेंगे, और देन अगर हम दोबारा से डाटा बेसिस देखेंगे हमारे पास कौन सी डाटा बेसिस की लिस्ट आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक नई डाटाबेस जो है वो शो हो जाएगी, नई नहीं सॉरी, ये वाली डाटाबेस जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर एटलीस्ट एक कलेक्शन, एक डाटा तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है, उसको शो करवाने के लिए। तो अब कलेक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं, कलेक्शन बेसिकली डाटा को हम लोग बोलते हैं, लेकिन मोंगो डीबी के अंदर हम उस डाटा को कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, ठीक है, और उसके बाद उस कलेक्शन का जो भी आप नेम लिखना चाहिए, लाइक मैं लिख देता हूँ बायोडाटा, ठीक हो गया, एंट्री किया। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास उसने क्या किया, ओके वन, यानी वन कलेक्शन क्रिएटेड, और उस कलेक्शन का नाम क्या है, बायोडाटा। अब एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने ये लिखा है क्रिएट कलेक्शन, तो ये जो है वो बेसिकली कैमल केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पहला वर्ड स्मॉल, देन सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, तो आपने एस टी सी लिखना है। अभी मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक जो है वो हमारे पास कलेक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम अगेन कमांड रन करेंगे, शो dbs, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास जो अभी डेटाबेस क्रिएट की थी abcdb, ये वाली डेटाबेस भी शो हो गई है। अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि हमें कैसे पता चला ये जो डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट की है, सॉरी ये जो कलेक्शन क्रिएट किया है वो इसी डीबी के अंदर ही स्टोर हो गया। तो ये बड़ी लॉजिकल सी बात है, ठीक है, और इतनी भी लॉजिकल नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाए। सिंपल ये है कि जब हम लोगों ने ये डेटाबेस क्रिएट की थी तो उसने कहा कि आप इस डीबी के ऊपर जो है वो स्विच हो गए। तो इसका मतलब ये कि मैं ऑलरेडी इस डीबी के अंदर मौजूद था, और जब मैंने ये कलेक्शन क्रिएट किया, क्योंकि मैं मौजूद ही इसी डीबी में था, तो ये कलेक्शन भी उसी डीबी के अंदर ही सेव हुआ। जैसे उसके अंदर सेव हुआ तो वो डीबी हमारे पास जो है वो यहाँ पे शो हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप जैसे ही कमांड्स पे हम काम कर रहे हैं तो अपर और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड जो है वो आपको मिल जाएंगी। जैसे ये देखिए, मैं अब अपर एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप के कीबोर्ड से, तो ये मेरे पास जो है वो प्रीवियसली जो एग्जीक्यूटेड कमांड है वो मेरे पास शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है अच्छा जी, क्वेश्चन एक और यहाँ पे मेरे माइंड में है कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस डेटाबेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। चलो ये तो अभी मैंने वैसे बता भी दिए, चले तो अब ये अगर आपके माइंड में नहीं है और आप चेक करना चाह रहे हैं कि इस वक्त हम लोग किस डेटाबेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस आ रही हैं, कि हम इसमें से किस डेटाबेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, या हमारा जो कलेक्शन है किस डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए। फर्ज कर नहीं पता चला, आप वैसे चेक करना चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त किस डेटाबेस में मौजूद हूँ, तो आपने सिंपल कमांड रन करनी है, डीबी एंटर हिट करेंगे तो उसने बता दिया कि इस वक्त आप इस वाले डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस के लिए हम लोग अगेन कमांड क्या यूज करेंगे, यूज का वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, और देन हम लोग डेटाबेस का जो भी नेम लिखना चाहिए, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जी, एंटर हिट करूंगा। तो अब ये देखिए स्टेटमेंट, अब उसने क्या बता दिया, स्विच टू डीबी एक्स वाई जी, पहले इस डीबी पे था, अब हम किस डीबी पे आ गए हैं, डीबी एक्स वाई जी पे। और अगर आप इसको चेक भी करना चाह रहे हैं तो डीबी पे क्लिक करें तो वो बता देगा कि आप इस वक्त एक्स वाई जी वाली डीबी में मौजूद हैं। तो डीबी का नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा रिजर्व वर्ड यूज नहीं करने, इफ नहीं यूज करना, एल्स नहीं यूज करना, फिर फंक्शन, लूप एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, ठीक है, तो उनको यूज नहीं करना बस, बाकी आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा जी, और अगर आप मतलब जैसे मैंने क्रिएट कलेक्शन दो वर्ड्स का कोई एक लेटर लिखा है, वर्ड एक है बेसिकली, एक विदाउट स्पेस मैंने लिखा है, उसमें दो जो है वो बेसिकली वर्ड आ रहे हैं, तो उसमें भी आपने ये कोशिश करनी है कैमल केस हो, ताकि कोई भी एरर ना हो, कैपिटल स्मॉल का एरर ना आए। अच्छा जी, अगेन मैं सी एल एस की कमांड रन करके स्क्रीन को क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, डाटाबेसेस को डिलीट करना है, क्रिएट कर ली, यूज भी कर ली। अब हम लोगों ने डाटाबेस को डिलीट किस तरह से करना है,
तो हम लोगों ने सिंपल क्या लिखना है, db डॉट ड्रॉप और डेटाबेस। ठीक है, ये कमांड रन करनी है। ठीक है, और एंटर हिट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डेटाबेस डिलीट हो गई है। अच्छा, अब ये डेटाबेस इसलिए डिलीट हो गई है कि ये कौन सी डेटाबेस डिलीट हुई है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो ये डेटाबेस जो एक्स वाई जी ना वो डिलीट हुई है क्योंकि हम करंटली उसी डेटाबेस के अंदर मौजूद थे। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखनी, ये एम्प्टी थी तो ये फॉरन उसने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर इसके अंदर कोई कलेक्शन होता, कोई भी डाटा होता, तो उसने इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं करना था, उसने इस एरर देना था कि सबसे पहले इसको एम्प्टी करें, इसके अंदर जो डाटा है उसको डिलीट करें। तो उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मैं भी डीबी लिखता हूँ, तो ये देखिए मैं डीबी एक्सवाईजी में था और वो डीबी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो जस्ट वो बता रहा है कि आप इस डीबी में मौजूद थे। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़ सॉरी, मैं वापस अपनी डीबी दूसरी डीबी पे जाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ सॉरी और ए बी सी डी बी। ठीक है, अब मैं अगेन इस डीबी पे आ गया हूँ, मैं अगेन चेक भी कर लेता हूँ, ये देखिए मैं इसी डीबी में मौजूद हूँ। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं अगेन क्या लिखूंगा, डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, और एंटर हिट करूंगा। ठीक है, तो उसने कहा ड्रॉप्ड ए बी सी डी ओके वन। अच्छा, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक कलेक्शन भी तो था ना, तो वो कलेक्शन किधर गया है। ठीक है, तो अगर आप कलेक्शन को भी डिलीट करना चाह रहे हैं ठीक है, तो सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ कि अगर आप डीबी को डिलीट करें वो डायरेक्ट डिलीट कर देगा, अगर उसके अंदर डाटा भी है तो वो डाटा भी उसी डीबी के साथ डिलीट हो जाएगा, वो कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक है, कि आपने जो कलेक्शन क्रिएट की हुई है वो सेम डेटाबेस के अंदर मौजूद है या नहीं। अब इसकी मैं एक एग्जांपल जल्दी से करवा दूँ, तो मैं एक नई डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, यूज़ एपी। ठीक है, ये डेटाबेस क्रिएट होगी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। कलेक्शन क्रिएट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और उस कलेक्शन का नाम मैंने रख दिया लेट्स सपोज एक्स वाई जी, एंटर हिट किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज़ और पहले डेटाबेस का नाम क्या था, यूज ए बी सी डी बी। ठीक हो गया, अब मैं इस वाले डेटाबेस में आ गया और मैं ये वाला कलेक्शन डिलीट करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, डी बी डॉट, अब मैं कलेक्शन को यानी डाटा को भी डिलीट कर सकता हूँ, डी बी डॉट, इस कलेक्शन का नाम क्या था, एक्स वाई जी डॉट ड्रॉप। ठीक हो गया, और एंटर हिट करूंगा, फॉल्स एरर आ गया। ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या बेसिकली, अब उसने कहा ये जो कलेक्शन है जिसको आप डिलीट करने की कोशिश करिए, मैं कलेक्शन को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एक्स वाई जी कलेक्शन का नेम था। उसने कहा ये जो कलेक्शन है जिसको आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली है किसी और डेटाबेस के अंदर और आप इसको डिलीट किसी और डेटाबेस में बैठ के करें। यानी करंटली इस वक्त मैं इस डेटाबेस के अंदर मौजूद हूँ और ये जो मेरा कलेक्शन है वो बेसिकली जो है वो इस ए बी वाले डेटाबेस के अंदर है। यानी मैं डिफरेंट डेटाबेस में बैठ के डिफरेंट डेटाबेस का डाटा जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। तो उसने एरर दे दी, उसने कहा भाई पहले आप उसी डेटाबेस पे तो चले जाओ जिस डेटाबेस के अंदर ये कलेक्शन मौजूद है, देन उसको डिलीट भी कर लेना। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यूज़ करूँगा यूज़ का वर्ड, यानी मैं अपने उस डेटाबेस में जाऊँगा ए बी। अब मैं ए बी की डेटाबेस में आ गया हूँ और इसके अंदर ये कलेक्शन मौजूद है। अब मैं अगेन अपर एरो की प्रेस करूँगा और इसको एंटर करूँगा, तो ये ट्रू का मतलब ये है कि अब ये कलेक्शन जो है वो डिलीट हो गया क्योंकि मैं सेम डेटाबेस के अंदर मौजूद हूँ जिसके अंदर ये कलेक्शन मौजूद है। डन हो गया जी अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज मैं इसी डेटाबेस में मौजूद हूँ और मैं इसके अंदर देखना चाह रहा हूँ कोई कलेक्शन कोई डाटा मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सी एल एस की कमांड रन कर लेते हैं, शो और कलेक्शन का कीवर्ड यूज़ करेंगे, सॉरी कलेक्शंस, एंटर हिट करेंगे। तो उसने कोई भी कलेक्शन शो नहीं करवाया क्योंकि इसके अंदर कोई भी कलेक्शन या डाटा मौजूद नहीं था। जो एक कलेक्शन हम लोगों ने क्रिएट की थी वो हम लोगों ने डिलीट कर दिया। तो लेट्स सपोज मैं दोबारा से जल्दी से एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये आ गया और एंटर हिट करूँगा, ये कलेक्शन आ गई। अगेन मैं कमांड रन करूँगा शो कलेक्शंस, तो ये उसने कलेक्शन का नेम शो करवा दिया एक्स वाई जी, जो कि डेटाबेस ए बी के अंदर मौजूद थी। डन हो गया जी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमें आइडिया हो गया कि किस तरह से कलेक्शन डिलीट करते हैं, किस तरह से कलेक्शन जो है वो हम लोग शो करवाते हैं, क्रिएट किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो ओके, ये यहाँ पे ये वाली कमांड रन करनी थी।
डन। तो हमें आइडिया हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो काम करना है, थोड़ी सी इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे किस तरह से आपने मूव करना है कि सिंपल यहाँ से सर्च कर लें, या आपने सिंपल क्या करना है, गूगल ओपन करना है। ये लिंक जो है वो मैंने थोड़ा सा याद किया हुआ है, तो हम इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं। डॉक्स डॉट डॉट्स डॉक डॉट mongodb.com/मैनुअल, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। या आप सिंपल, मैंने मैनुअल क्रेड ऑपरेशन हम लोगों ने इसके अंदर परफॉर्म करना है, हैश क्रिएट डैश ऑपरेशन, ठीक हो गया। तो ये उसने मुझे उसकी डायरेक्ट क्रेड ऑपरेशन के ऊपर लेके चला गया। तो मैंने अभी आप लोगों को क्रेड ऑपरेशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो क्रेड ऑपरेशन भी हम लोग को देखते हैं, बाकी इसमें हर चीज़ मौजूद है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग अगर मोंगोडीबी को ही डिस्कस करने बैठ जाए तो ये भी अच्छा खासा एक टॉपिक है, और इसको हम लोग एक आध लेक्चर के अंदर कवर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्टडी करना है। जैसे मैं भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें स्टडी कराऊंगा। अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो CRUD ऑपरेशन के अंदर क्रिएट ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन है क्या, बेसिकली क्रिएट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो ये मोंगोडीबी के अंदर CRUD ऑपरेशन मैं आपको सबसे पहले परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप, मैं इधर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भी स्टडी करवाऊंगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें स्टडी करवाऊंगा, और देन मैं प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अगर आप थोड़ी सी स्टडी करते हैं, मोंगोडीबी क्राउड ऑपरेशंस बेसिकली है क्या, उसके अंदर 400 बेसिक ऑपरेशन है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डॉक्यूमेंट, ठीक होगा। क्रिएट और इंसर्ट ऑपरेशन ऐड न्यू डॉक्यूमेंट टू अ कलेक्शन, इफ द कलेक्शन डज नॉट करंटली एग्जिस्ट, इंसर्ट ऑपरेशन विल क्रिएट द कलेक्शन। किस तरह से हम लोग कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और कलेक्शन के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, उसके उसने ना दो मेथड बता दिए। ये न्यू वर्जन 3.2 है, ये भी उसका न्यू वर्जन है कि अगर आपने कलेक्शन के अंदर, जैसे भी मैंने कलेक्शन क्रिएट की थी XYZ, उसके अंदर मैं ये तीन चीज़ें शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए इंसर्ट वन का मेथड यूज़ कर सकता हूँ या इंसर्ट मैनी का मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर रीड ऑपरेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, रीड के लिए हम लोग डॉट फाइंड की कमांड रन करेंगे, ठीक है। तो db डॉट कलेक्शन का मतलब ये कि यहाँ पे कलेक्शन का नेम आएगा, और डॉट फाइंड लिखेंगे तो वो हमें बताएगा कि इस कलेक्शन के अंदर कौन कौन सा डाटा जो है वो मौजूद है। डन हो गया जी। फिर इसी तरह अपडेट, अपडेट मैनी, डिलीट, डिलीट मैनी, ये अभी हम वन 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 सारी ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो आए चलते हैं और परफॉर्म करते हैं अपना CRUD ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मेथड देख लिए, अब हम इन मेथड्स को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यूज़, और उस डेटाबेस का नाम रख लेते हैं, फर्ज करो इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस डेटाबेस का नाम मैं शॉर्ट सा नेम लिख लेता हूँ, इन्फो डीबी, ठीक हो गया, या इन्फो ही लिख दिया मैंने सिंपल। अब मैं किस डेटाबेस के अंदर मौजूद हूँ, इन्फो वाली डेटाबेस के अंदर। अगर आपने इसको चेक भी करना है तो आपने सिंपल डीबी की कमांड रन करनी है, और इस वक्त हम लोग किस डेटाबेस में मौजूद हैं, इन्फो डेटाबेस के अंदर मौजूद है। अब मैं इस इन्फो वाली डेटाबेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ना, और उस कलेक्शन का नेम मैं लेट्स सपोज रख देता हूँ बायोडाटा, ठीक है। इन्फो के अंदर बायोडाटा आ जाएगा, एंटर हिट किया, तो इस डेटाबेस के अंदर, इन्फो वाले डेटाबेस के अंदर क्या हो गया, एक कलेक्शन क्रिएट हो गया है, या आप कह लें सिंपल एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। ये टेबल बेस है नहीं है, बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उस टेबल के अंदर अब हम लोगों ने डाटा एंटर करना है। अच्छा जी, ये कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब इस कलेक्शन के अंदर मैंने क्या करना है, डाटा एंटर करना है। तो मैं इसको CLS की कमांड पहले रन करूंगा। अब हमने क्या करना है, इस कलेक्शन के अंदर डाटा एंटर करना है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। उसने क्या, ये दो मेथड है आपके पास, अगर आपने एक डाटा एंटर करना है तो इंसर्ट वन का मेथड यूज करें, अदरवाइज आप इंसर्ट मैनी का मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, और इतना इजी है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, डीबी डॉट
कलेक्शन का नेम लिखना है। जैसे उसने मेथड बताया ना कलेक्शन, तो यहाँ पे हमने कलेक्शन नहीं लिखना, बेसिकली यहाँ पे कलेक्शन का नेम आएगा। तो कलेक्शन का नेम हमने क्या रखा है, बायोडाटा। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, बायोडाटा, ठीक है, और डॉट, उसके बाद अब मैंने मेथड कौन सा यूज करना है, इंसर्ट वन का मेथड यूज करना है या इंसर्ट मैनी का मेथड यूज करना है। तो मैं इंसर्ट वन का पहले मेथड यूज करता हूँ, इंसर्ट वन, ओ कैपिटल आएगा इस केस में, जैसे कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें, ओ कैपिटल है और यहाँ पे एम कैपिटल है। अच्छा जी, इंसर्ट वन लिख लिया। अब उसके बाद आपने ब्रेसेस यूज करनी है, स्मॉल ब्रेसेस, और स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली हम लोगों ने बात की है कि इसके अंदर जो फॉर्मेट है वो जावास्क्रिप्ट यानी जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने आईडी इंसर्ट करनी है। आईडी हमेशा आपने इंसर्ट करनी है डेटाबेसेस के अंदर। हम लोग जब डाटा को फाइंड करते हैं तो मोस्टली हम लोग जो है वो उसकी आईडी के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे थे, क्योंकि आईडी हर एक की यूनिक होती है। तो फर्ज करो मैंने इसकी आईडी देनी है, तो आईडी सबसे हमेशा आपने ये याद रखना है, अंडरस्कोर के साथ शो करवानी है। मैं लिखा आईडी कॉलन, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो ये मैंने वैल्यू बता दी है, सॉरी प्रॉपर्टी बता दिया, देन अब मैं उसकी वैल्यू बताऊंगा। लेट्स सपोज मैंने उसकी जो है वो वैल्यू बता दी है वन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं लिखूंगा नेम, और नेम के साथ करेक्टर है, तो मैं लेट्स सपोज ये लिख दिया, फिर स्पेस क्लास 10, ओके। और इसको सेव करते हैं और एंटर हिट करेंगे, तो यहाँ पे एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, ओके। अभी इसको देख लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे आईडी, ओके एक मिनट, मैं अभी एरर देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो रही थी, तो उस मिस्टेक को हम लोग दूर कर लेते हैं, ठीक है। और अब एंटर हिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक लाइन जो है वो उसने कहा इंसर्ट हो चुकी है आपके इस कलेक्शन के अंदर, जिसका नाम क्या है, बायोडाटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक और कलेक्शन ऐड करता हूँ। ये मैंने इंसर्ट वन का मेथड यूज़ किया, अब मैं इंसर्ट मैनी का मेथड यूज़ करता हूँ। तो सिंपल आपने वन के जहाँ पे क्या लिख देना, मैनी, मैनी का एम कैपिटल आएगा, और इसकी आईडी लेट्स सपोज हम लोग कर देते हैं टू, नेम हम लोग कर देते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज, ठीक है। और क्लास हम लोग कर देते हैं इसकी 10 है तो 11 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि मैनी का मेथड यूज़ करें, तो हम लोग इसको जो है वो एक अरे के अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अरे फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी सॉरी, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, ब्रैकेट्स का अपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब इस ब्रैकेट के अंदर ये देखें, अगर इस करली ब्रेसेस की बात करो, इस करली ब्रेसेस के अंदर यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये डाटा आगा, फिर आपने क्या करना है, कॉमा, और अगेन करली ब्रेसेस यूज करनी है, और अगेन उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज आईडी डिफाइन कर देते हैं, आईडी, और आईडी हम लोगों ने डिफाइन कर दी, लेट्स सपोज सॉरी आईडी 3, कॉमा, और उसके बाद नेम, और नेम मैंने लेट्स सपोज क्या लिख दिया, ठीक है, कोई भी नेम लिख दिया, और इसकी क्लास हम लोग डिफाइन कर देते हैं, फर्स्ट करो 12। अच्छा, अब ये देखें, हम लोगों ने एक अरे ली, उसके अंदर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये आ गया सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एंटर हिट करना है, तो यहाँ पे देखिए उसने बता दिया कि दो लाइन एट अ टाइम जो है वो एडिट हुए, लाइन 2 और लाइन 3,
ठीक है। तो ये अब यहाँ से इंसर्ट वन का मेथड जब यूज किया तो एक लाइन इफेक्टेड हुई थी, यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 लाइन जो है वो इफेक्टेड हो गई हैं। अच्छा जी, ये तो हम लोगों ने क्रिएट का ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लिया, इंसर्ट वन का मेथड भी यूज कर लिया, इंसर्ट मैनी का मेथड भी यूज कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, CRUD ऑपरेशन में अगर आगे थोड़ा सा मूव करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन आता है वो आता है रीड का ऑपरेशन, कि हाउ वी कैन रीड, किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कलेक्शन कौन सा है, उसके अंदर डाटा किस तरह से इंसर्ट हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज करना है, डीबी डॉट कलेक्शन, यानी डीबी और यहाँ पे कलेक्शन का नेम आएगा और डॉट फाइंड का मेथड यूज करेंगे तो हमें बता देगा कि इस कलेक्शन के अंदर ये डाटा मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास कलेक्शन का नेम क्या है, बायोडाटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल क्लियर स्क्रीन, डीबी डॉट कलेक्शन का नेम क्या था, बायोडाटा, डॉट फाइंड का मेथड यूज करूंगा, एंटर हिट करूंगा तो उसने मुझे डाटा बता दिया है कि इसके अंदर कौन कौन से डाटा मौजूद है। ID1 मौजूद है, 2 3 और नेम क्या है, अवैस, अशर, शीज, क्लास 10 11 एंड 12। अब ये मैंने मेथड यूज किया था इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी का, और ये मैंने उसको रीड कर लिया, यानी क्रिएट में हमने दो चीजें यूज कर ली हैं, क्रिएट मेथड यूज कर लिया और रीड मेथड जो है वो यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं अपने जो है वो क्या कहते हैं अपडेट मेथड के ऊपर और डिलीट मेथड के ऊपर। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, आप चाहें तो इसको खुद भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नो इशू। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करता हूँ, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड कर लिया, और अगर हम फाइंड के साथ इसको जरा और बेटर वे में यूज करना चाह रहे हैं तो फाइंड के साथ आप प्रीटी अगर लिखेंगे, ठीक है, तो प्रीटी में क्या होगा, ये जरा और ऑर्गेनाइज वे में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम छोटा सा टास्क आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, कि जैसे अभी मैंने क्रिएट और रीड का ऑपरेशन परफॉर्म किया ना, इसी तरह आपने क्या करना है, अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या सिंपल, ये देखें, डीबी डॉट बायोडाटा यानी कलेक्शन का नेम आएगा और डॉट अपडेट वन। ठीक है, अपडेट वन में क्या करना, लाइक उसमें कुछ चीजें चेंज कर देनी है। ठीक है, अब जैसे उसने ये लिखा हुआ है LTSET, ये चीजें क्या है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। लेकिन ये अपडेट का और डिलीट का ऑपरेशन आपने खुद परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये मैंने आप छोटी सी असाइनमेंट है जो आप लोगों के लिए छोड़ी है, जो कि आपने खुद परफॉर्म करनी है। और ये $LT $set ये क्या है, ये इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं।